एक और होगी, और परसों प्रॉपर जो है वो हम सब्जेक्ट वाइज उसको लेके चलेंगे चीज़ों को। एक डॉक्यूमेंट मैंने सेंड किया। ये 34 MCQs वो हैं जो 2022 के पेपर में आए हैं। तो ये सिर्फ ये सेम लास्ट पे क्वेश्चन लेंगे। तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक से सिर्फ 2022 के सवाल हैं। ये प्रीवियस वन हमने नहीं लिए, वो मैं अलग से डॉक्यूमेंट में सेंड कर दूंगा। वो 80-85 हैं, वो एक अलग से हैं। हमने इस टॉपिक को थ्योरेटिकल लेके चलना है। अब इन 34 MCQs में देखें तो जो एक चीज मेजर आपको नजर आती है वो यूएनओ है। और अगर हम इसकी एवरेज देखें तो जो है वो 1 से 2 सवाल हर पेपर में आ रहे हैं। किसी भी पेपर में हम देने जाते हैं, चाहे वो पीपीएससी का हो या एफपीएससी का हो, तो हमें 1 से 2 क्वेश्चन जो है, वालेकुम सलाम, वो लाजमी नजर आते हैं कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी हमारा आया होगा इस टॉपिक में से। तो हम इसको जो है वो बजाय इसके कि हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सेशन में हम एमसीक्यूज डिस्कशन बिल्कुल नहीं करेंगे, हम थ्योरेटिकल लेके चलेंगे चीज़ों को और एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे। अब इसकी दो चीज़ें हैं। 2022 वाले सवाल आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, जो और पास पेपर के जो हैं जो पहले हो चुके हैं वो डॉक्यूमेंट आपको अलग से मिल जाएगा। लेकिन जो इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको सेपरेट मिलेंगे, और आपने मेनली ये चीज़ तैयार करनी है। इनको सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसका पैटर्न क्या है, वो पूछ किस तरह से रहा है, चीजें किस किस तरह से सवाल आ रहे हैं। तो ये सिर्फ देखने के लिए होते हैं, ये पेपर के लिए नहीं होते कि बस हम इन्हीं को रट्टा मार लें तो हमारा पेपर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो ये चीज हमने जो है वो मेजर करनी है इस टॉपिक के मुताबिक। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। जो हमारा एक मॉडर्न स्टेट सिस्टम मौजूद है, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से स्टार्ट होता है 1648। वैसे ये अलग से जो है वो एक टॉपिक है कंप्लीट उसका, लेकिन यहाँ से जो है एक फाउंडेशन रखी गई डेमोक्रेसी की और एक स्टेट सिस्टम, ये सारी चीजें इवॉल्व होती हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इंटरनेशनली सिंपल जो है वो एटलीस्ट 3 स्टेट्स हों, इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कम अज कम 3 स्टेट्स का होना लाजमी है, और उनकी एक्टिविटीज जो है वो, नहीं वो आज वाले तो मैं पब्लिक इसमें सेंड कर दूंगा। तो ये 3 स्टेट होंगी तो ही हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपके माइंड में आती है जिसकी 3 स्टेट हो सिर्फ? बेस्ट तो हम 193 तक हमारे पास यूएनओ मौजूद है, 150, 190, 160 सारी मिलती हैं। कभी 3 स्टेट वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन सुनी है आपने कि जिसमें सिर्फ 3 कंट्रीज हो? आरसीडी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये इसमें एग्जाम्पल है कि 3 स्टेट्स पाकिस्तान, ईरान और तुर्की इन्होंने मिलकर बनाई थी और बाद में डिसॉल्व हुई। तो ये कलेक्टिवली फंक्शन करेंगे। ये ट्रेड के हवाले से हो सकता है, ये डिफेंस के हवाले से हो सकता है, ये कोई कल्चरल लेवल पे हो सकता है। तो डिफरेंट इसके जो है वो चीजें होंगी। अब अगर हम इसकी लिस्ट देखें तो मेरे ख्याल में हजारों ऑर्गेनाइजेशन हमें दुनिया में मिल जाती हैं जो इस वक्त वर्क कर रही हैं। हमें चीजें याद क्या रखनी होती हैं? सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फाउंडिंग ईयर। मोस्टली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका पाकिस्तान हिस्सा है, जो न्यूज में रहती हैं, उनके हमसे फाउंडिंग ईयर पूछे जा सकते हैं। ये 34 में ये क्वेश्चन मौजूद है। हेडक्वार्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और स्पेशली जो है वो जिनेवा बेस, इसको हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मेंबर स्टेट्स। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं है, ये कुछ मेजर का ही पूछता है, सबका ये नहीं पूछता। अब जो डीप क्वेश्चन होते हैं वो होता है फंक्शनल मैकेनिज्म, के उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो वर्क किस तरह से करेंगी। ये हमारे पास मेनली जो है वो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूएनओ है, सार्क है, आसियान है। जो हमारे पास रीजनल या जो बहुत ही नॉमिनेटेड हैं, उनके हवाले से जो है वो हमसे क्वेश्चन करता है। और लास्ट वन जो है कुछ की टाइप्स,
जस्ट लाइक नेटो जो है ये मिलिट्री के लिए करेगी, सार्क है तो इसके मल्टीपल फंक्शन है। और रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स में सिर्फ दो हमारे पास आती हैं, एक WHO और एक हमारे पास ILO। वैसे यूनाइटेड की भी आई हुई है। तो ILO की रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कितने बच्चे जो है वो इस वक्त वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेजर पोर्शन बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कि जो चीज़ें हमने करनी होती हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हम सारी ऑर्गेनाइजेशन को ही इसी पैटर्न पे लेके चलेंगे, वो सबकी इंपॉर्टेंस हमें जो है वो पता होती है। हम स्टार्ट करते हैं सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस से। कौन सा सिटी है, कई बार ये आ चुका है, कुछ सिटीज के पेक्यूलियर नेम हैं, उनको हमने नाम दिए हुए हैं अपनी सहूलत के लिए। तो सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस ये हमारे पास स्विट्जरलैंड का जिनेवा। हम जरा इससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप पास पेपर में देखें तो 3 4 सवाल 5 सवाल जिनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के मौजूद है, जहां पे जस्ट उसने जो है वो उसके पूछे हुए हैं अल्लाह भला करे हेडक्वार्टर। इसको जरा हम निमोनिक से करते हैं। एक सिंपल आपको एक आदमी नजर आ रहा है, इसकी हेल्प आउट करनी है, बेचारा बड़ा परेशान है और इंतहाई तबाह हाल, मतलब पाकिस्तानियों वाला हमारे वाला हाल हुआ है। तो कुछ भी नहीं है, ना मुल्क छोड़ने के पैसे हैं ना रहने के पास हैं, तो इस तरह के इसके हालात हो गए हैं। स्क्रीन पे आपको एक स्टोरी नजर आ रही है, ये मैं अलग से भी सेंड कर दूंगा, वैसे नजर आ रही है इसमें। ठीक है। एक तबाह हाल शख्स है, वो जनेवा जाना चाहता है, तिजारत में बहुत उसको महारत हासिल है, तिजारत के हवाले से कई वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर चुका है। महाजरीन के हाई कमिश्नर को जाहिर सी बात है उसने माइग्रेट होना है तो उसको ये विजिट करता है। लेकिन उस बेचारे को इक्तसादी फोरम की बजाय किसी टेलीकम्युनिकेशन में नौकरी मिलती है। और महकमा मौसमियात की जो तब्दीलियां हो रही हैं उसके मुताबिक जब उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कुछ नई मशीनरी के जरिए, तो इंतहाई मौलिक किस्म की उससे बीमारी निकलती है, जैसे लाइक कोविड। और बंदा जो है वो सारी अपनी जहनी तवाजुन भी खो बैठता है। तो जाहिर सी बात है इस हाल में रेड क्रॉस ही सामने आएगी, जो उसकी हेल्प आउट करती है, कुछ मेडिसिन लेने में, इंसानी हकूक की बुनियाद पे उसके बच्चों का ख्याल रखा जाता है। और अब बंदा बड़ा वो हंसी खुशी जो है वो गुजार रहा है। ये मुश्किल है याद करना या ईजी है? आई थिंक सो इतनी कोई मुश्किल कहानी नहीं है, ये वैसे ही याद रह जाएगी। और इससे हमने रिलेट करनी है 15 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये मेनली जो है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो ये मैं सेंड भी कर दूंगा। एक आदमी है, डेजर्टेड है, जिनेवा जाना चाहता है। और ये सारी चीजें, इस पे ज्यादा हम टाइम नहीं लगाते कि इसमें आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं, मैं वैसे ही सेंड कर दूंगा। हम जरा इसके जो आते हैं, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन करनी है वो ये, हम जस्ट इसके एनालिसिस पे जाएंगे, फिर हम अपना टॉपिक जो है वो आगे स्टार्ट कर लेंगे। तो निमोनिक्स को ज्यादा मैं इस पे नहीं करता इनकरेज के निमोनिक्स होने चाहिए, लेकिन बहुत ईजी हो तो उसको अडॉप्ट कर लें, अदरवाइज टॉपिक को ही याद करें। तो ये 15 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनको हमने इससे रिलेट करना है, इसी कहानी को हम लेके चलेंगे। वंस अ डेजर्टेड मैन वांटेड टू गो टू जिनेवा। अब सबके हेडक्वार्टर जिनेवा में है, इन सर्च ऑफ लेबर। अब उसने मजदूरी ढूंढनी है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया? जिनेवा पे। अब वो एक्सपर्ट है ट्रेड में, तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनेवा बेस करती है। अब वो ट्रेड में एक्सपर्ट क्यों है? कि उसने बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस जो है वो उसने अटेंड की हुई हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इट इज बेस्ड इन जिनेवा। ये 3 क्लियर है। जब आप कहानी को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, इसमें जो वर्ड मॉडिफाई करना चाहें अपनी सहूलत के लिए मॉडिफाई कर लें। तो ये उसमें कोई ये हरफ आखिर नहीं है। अब उसने हाई कमिश्नर का ऑफिस विजिट किया रिफ्यूजीज के लिए, तो UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज, इट इज बेस्ड इन जिनेवा। और वजह उसकी क्या थी? उसने माइग्रेट करना था। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, इनके एब्रीवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, IOM, इट इज आल्सो बेस्ड इन जिनेवा। अब उसको इकोनॉमिक फोरम में तो जॉब नहीं मिली बेचारे को, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये भी जिनेवा में बेस करती है। और उसे जॉब मिली टेली कम्युनिकेशन यूनियन में, तो ITU, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इट इज आल्सो बेस्ड इन जिनेवा। क्लियर है ये? तो अब यहाँ पर देखें कि 1 2 3 4
यहाँ तक हमारे क्लियर होते हैं जब बेचारे को जॉब मिली है। अब क्लाइमेट चेंज का पैनल जो उसका विजिट करने आया, तो आईपीसीसी, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर था, तो WMO वो भी जिनेवा में मौजूद है। और हेल्थ रिपोर्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। और क्योंकि उसमें जो मशीनरी है वो बहुत जदीद यूज हुई है, तो द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन न्यू डायग्नोस्टिक, इट इज आल्सो बेस्ड इन जिनेवा फाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट एब्रीवेशन के हवाले से। और जब उसने जो है सब सुना, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी बेचारे की चली गई, जहनी तवाजुन खो बैठा। और कई बार ये सवाल आ चुका है, विपो WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसमें उसके बाद जो है इसमें मैं एक मिनट बताता हूँ। इसमें जो है स्टेज पे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ICRC, और ये सारी जो है ISO स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है, ये सारे यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का मौजूद हैं। अब यहाँ पे जरा हम इसको पास करते हैं, आप इसकी स्टोरी को अगेन देखें, तो यहाँ से ये चीजें रिलेट होती हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो कन्फ्यूजन थी, मैंने कहा ये अभी इसको जो है वो क्लियर कर दें, तो ये बाद में मसले बन जाते हैं। डेफिनेटली बुक्स में और भी लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पर मौजूद है। तो इसके बाद मुझे कोई और सोर्स खैर इसमें नहीं मिल सकता कि मैं उसको लेके चलूं, तो मेरा सोर्स यही है इसमें। चलें जी, हम इसमें अब हम अपना प्रॉपर जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हमने जब ऑर्गेनाइजेशन करनी है, बजाय इसके कि हम ऑर्गेनाइजेशन को रैंडमली करें, तो हम इसको एक सीक्वेंस में लेके चलते हैं। वॉइस इशू आ रहा है, जरा कंफर्म करें। ठीक है। अब सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो है वो मौजूद है ICRC, जो हमारे पास रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो है उसमें एक कैलेंडर में, या उसको क्रोनोलॉजिकली लेके चलें, जिसकी फाउंडेशन रखी गई 1863 1863 स्विट्जरलैंड में। और सबसे पहला इसका क्वेश्चन आता है इसके फाउंडर का, फाउंडर या फाउंडेड बाय। हेनरी डोरेंट। ICRC, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ये सबसे पहली हमारे पास है। इट वाज फाउंडेड इन 1863। फाउंडर हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब इसका पर्पस क्या है? अब जाहिर से पता है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, हलाल अहमर जिसको हम कहते हैं, ये पाकिस्तान में भी मौजूद है। चैरिटी इन वॉर, ठीक है, वॉर विक्टिम्स को जो है इसने प्रोटेक्ट करना है, और उनके हवाले से ये चैरिटी करती है। इसकी मेंबरशिप है सच नहीं है, इसके स्टाफ हैं, लेकिन इसकी पेक्युलैरिटी ये है कि ये नोबेल प्राइज जीत चुकी है, और ये ओनली ऑर्गेनाइजेशन है विद 3 नोबेल प्राइज। 2 तो वर्ल्ड वॉर के दौरान थे, एक इसका 1917 था, एक 1944 एंड 1963। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर, इसका ईयर, इसका पर्पस, और इसके नोबेल प्राइज, और ओनली ऑर्गेनाइजेशन विद 3 नोबेल प्राइज, ये चीजें इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये हमारे पास एब्रीवेशन के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा 1865, अब पहली 63 में थी, अब दूसरी हमने बात कर ली 65, 1865 में इसकी बुनियाद रखी गई। और हेडक्वार्टर जो है वो हमारे पास जनीवा में मौजूद है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एज सच कोई इतनी ज्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब पोस्टल यूनियन काफी एग्जाम में रही, इस वजह से कि हमारा जो पाकिस्तान की पोस्टल रैंकिंग है ये काफी बेहतर हुई है, इवन 62 पे ये आ चुके थे। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है और इसमें जनीवा मौजूद हो, तो क्या ऑप्शन हो सकता है? हमने 15 डिस्कस की हैं, लेकिन कहीं भी जो है वो हमने इसको जिक्र नहीं किया था कि वो कोई बंदा पोस्ट ऑफिस भी गया था, तो वो कहीं बेचारा नहीं गया। इट इज लोकेटेड इन बर्थ, स्विट्जरलैंड।
तो इसका हेडक्वार्टर, इसका एब्रिविएशन और फिर पाकिस्तान की रैंकिंग, क्योंकि ये काफी इंप्रूव है ट्रैकिंग के हवाले से ये चीजें, ये वाले। नेक्स्ट 3 हमारे पास स्पोर्ट्स की हैं। वैसे ये स्पोर्ट्स का ये कंप्लीट इसका टॉपिक अलग से है ओलंपिक्स का। तो ओलंपिक्स ये इसमें होगा 1894 ग्रीस, इसको हम अलग भी डिस्कस करेंगे। और इसका हेडक्वार्टर जो है लोज़ेन स्विट्जरलैंड में मौजूद है। और दूसरा हमारे पास फीफा, और इसका 2022 का कप कतर का, ये ऑलमोस्ट हर पेपर में आ रहा है। ये हमारा स्पोर्ट्स का टॉपिक है, लेकिन इसकी कम से कम फाउंडेशन ईयर बताओ, 1904 1904, और इसका हेडक्वार्टर है ज़ुरिच में। तो बाकी इसके जो है वो करंट चीजें वहीं पे आएंगी। एंड द लास्ट वन आईसीसी स्पोर्ट्स के हवाले से, तो ये 1909 और यूएई बेस है, इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। तो 3 हमने इससे जरा हटके की हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है बहुत इंपॉर्टेंट, स्काउट मूवमेंट। अब सबसे पहले तो इसका भी फाउंडर मौजूद है हमारे पास। जिस तरह से आईसीआरसी का फाउंडर था, तो यहां पर इसका भी फाउंडर बताना है सबसे पहले। तो पॉवल साहब ने इसकी बुनियाद रखी 1907। एक चीज तो हो गई ये, ठीक है। हेडक्वार्टर एक तो इसका जिनेवा में बनाया गया था, और ईयर हमने इसकी डिस्कस कर ली 7। अब एक और हमारे पास कंफ्यूजन आती है, कहीं हमें इसका जवाब जो है वो 1922 मिलता है। तो बस इतना इसमें याद रखना है कि स्काउट मूवमेंट जो है ये अलग से चीज है, और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्काउट मूवमेंट बेस्ड इन पेरिस, इट इज 1922। क्लियर है। स्काउट मूवमेंट में जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो फाउंडर का आता है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करे, इट इज बेस्ड इन पेरिस, और इसका ईयर है 1922। 1922 में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई, जबकि पहले से एक मूवमेंट स्टार्ट की जा चुकी थी कि हम इस तरह से ट्रेन करें और ये सारी चीजें करें। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड वार 1। 1914 से 18 तक ये चलती रहती है, ये सेपरेट टॉपिक हो गया। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे चाइल्ड ऑफ वॉर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसको हम चाइल्ड ऑफ वार का नाम देते हैं, कि अब इस जंग ने और तो कुछ नहीं दिया, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन वो बेचारी दे गई, और इसको पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट इंटरनेशनल, ये पेपर में आ चुका है, फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशंस, इज नॉट ILO, इट इज लीग ऑफ नेशन, प्रीकर्सर टू यूएनओ। यूएनओ का बस समझ लें बस इसको। तो इट इज लीग ऑफ नेशन, ये दुनिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी बुनियाद रखी गई। विल्सन साहब के 18 पॉइंट, ये सारी चीजें हुई, और इसका जो पर्पस था वो एक ही पर्पस था, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो 18 पॉइंट में इसका एजेंडा दिया गया, एक कलेक्टिव डिफेंस की पॉलिसी बनाई गई कि हम मिलकर मुकाबला करेंगे, दुनिया में सारा अमन हो जाएगा, और ये सारी चीजें भी। अब आइडिया किसने प्रोपेगेट किया? यूएसए ने। अब विल्सन साहब ने आइडिया तो दे दिया, बट इसको कभी वो ज्वाइन ही नहीं कर पाए। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो बंदा एक चीज का आइडिया दे रहा है, जो उसको प्रोपेगेट कर रहा है, और वही उसको ज्वाइन नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ सेनेटोरियल कॉर्टेसी। कभी सेनेट से अप्रूवल ही नहीं मिला। अब यूएस का सिस्टम पढ़े तो जो भी वो पॉलिसी बनाएगा उसका सेनेट का अप्रूवल देना जो है वो लाजमी है। तो उस बेचारे को कभी अप्रूवल मिला ही नहीं, तो लीग ऑफ नेशन का यूएस से पार्ट ही नहीं था। और इसकी जो रीजन थी वो थी कलेक्टिव डिफेंस।
कि अगर किसी भी मेंबर स्टेट पे जो है वो अटैक होगा तो यूएसए भी साथ मिलके अटैक करेगा। तो इस चीज के खिलाफ थे वो कि हम बगैर किसी और की जंग में क्यों कूदें। तो इसने फिर क्या इफेक्ट होना था, और कुछ ही सालों में दुनिया में दूसरी वर्ल्ड वार देख ली। तो ये क्लियर है। एक सवाल तो सिंपल यही आता है कि चाइल्ड ऑफ वार किस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। वर्ल्ड वार वन का आफ्टरमैथ क्या हुआ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, और इसका हेडक्वार्टर भी बेसिकली पहले जिनेवा में ही बनाया गया था। और फिर उसके बाद किसने यूएसए ने इसको ज्वाइन नहीं किया, इसकी रीजन ये थी, प्रेसिडेंट ये थे। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है आईएलओ 1919। और इसका हमने हेडक्वार्टर डिस्कस कर लिया जिनेवा। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट हैं वो रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स को हम अलग से करेंगे। चाइल्ड लेबर के हवाले से आती हैं, हेल्थ इश्यूज के हवाले से आ रही होती हैं, तो बहुत सारे फोर्स्ड लेबर पे आ रही होती हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है उस पे आ रही होती हैं रिपोर्ट्स। तो इसका जो है वो एब्रीविएशन, इसके फाउंडेशन का ईयर, और उसके बाद इसके मेंबर 187 है, खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा में मौजूद है। उसके बाद आती है कॉमनवेल्थ। अब कॉमनवेल्थ इंटरेस्टिंग है। एक तो इसका ईयर, और मेनली इसके वही मेंबर थे जो फॉर्मर कॉलोनीज थी यूके की। और इसका हेडक्वार्टर डेफिनेटली जो है वो लंदन में मौजूद है। और करंटली जो है वो अगर पास पेपर में पढ़ेंगे तो वहां पे क्वीन एलिजाबेथ आएगी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अब ये गुजर गई है। तो इस वक्त इसके जो है वो हेड कौन होंगे, इस वक्त यूके का मुनार्क कौन है। मैं बताता हूँ। इस वक्त मुनार्क कौन है यूके का, वही इसको लीड कर रहा है। बड़े अरसे बाद बेचारे को जॉब मिली, उसका तो नाम याद रखें, चार्ल्स थर्ड। दो मेंबर रहे भी है। अब पाकिस्तान ने जो है वो इससे लेफ्ट भी किया था और इसको रीज्वाइन भी किया था। अगर हम जब कॉमनवेल्थ गेम्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे उसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेशन भी नहीं की। तो किस साल में हमने इसको लेफ्ट किया, जेडे भुट्टो के दौर में, जब उन्होंने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया तो हमने प्रोटेस्ट के तौर पे इसको लेफ्ट कर दिया। और फिर हमने ज्वाइन भी फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में किया। और वो दौर किसका था, बेनजीर भुट्टो का। 1989 दोबारा हमने इसको ज्वाइन कर। अब इसके दो नए मेंबर भी बने हैं, वो करंट अफेयर में आ जाएंगे। अच्छा, जो पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो लीग ऑफ नेशन को ही कंसीडर किया जाता है, फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब वैसे तो उसमें पहले वाली भी मौजूद थी, आईसीआरसी मौजूद है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन मौजूद है, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पहली आएगी वो हमारे पास लीग ऑफ नेशन ही आएगी। द डेडलीस्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये कौन सा है। अब लीग ऑफ नेशन का पर्पस ही यही था कि उसने जंग नहीं होने देनी, लेकिन वर्ल्ड वार टू, सबसे डेडलीस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट है पूरी दुनिया का, ये हो गया। और एक न्यूक्लियर अटैक पे जाके ये एंड होता है। लेकिन क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो इसके एंड पे जब रिसेशन हुआ, जब ग्रेट डिप्रेशन आया, तो उसमें हमने अपने करेंसी को जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे ले आए। और यूएस से आज तक हम डॉलर पे चल रहे हैं। डॉलर जैसे ही महंगा होता है, अब तो प्याज वाला भी कहता है कि डॉलर का रेट हाई हो गया है। तो एक एग्रीमेंट होता है ब्रेटन वुड्स में, और इसके नतीजे में जो है वो दो हमारे पास एक ऐसे इदारे कायम होते हैं जो इस वक्त हेजमोन बने हुए हैं पूरी दुनिया में, और सारी चीजों को लेके चल रही हैं। अब इसमें पहला जो बनता है वो हमारे पास है वर्ल्ड बैंक, 1944। अब पैसे वाला मामला है, तो कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर होने चाहिए। अब पहले मजदूरों वाले थे कम्युनिकेशन वाशिंगटन डीसी में, तो वर्ल्ड बैंक भी वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और आईएमएफ भी। अब ये हमारे पास बनता है 1944, और हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। और दूसरा हमारे पास है आईएमएफ, जो कि बनता है 1945।
हेडक्वार्टर अगेन जो है वाशिंगटन डीसी, और इसका लोन देना और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये सारी चीजें करना, हम इसका मैकेनिज्म भी देखते हैं। लेकिन अब इसमें ये अक्सर मिक्स हो जाते हैं, 1944 और 1945 ये दो चीजें। इसको मिक्सअप से बचने के लिए हम सिंपल याद रख सकते हैं, पहले बैंक बनेगा या लोन मिलेगा? अगर हमने लोन लेना है किसी बैंक से, ये मैं किसी दिन एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, गोल्ड स्टैंडर्ड को। तो पहले बैंक 1944 में, और फिर हमारे पास आईएमएफ के लोन और ये सारी चीजें, ये 27 दिसंबर 1945। क्लियर है? याद रहेगा ये? कि पहले बैंक है और बाद में ये। इसका मैकेनिज्म, एक पूरा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर है जो इसको कंट्रोल कर रहा है और उसके मुताबिक ये चल रहा है। अब यहाँ पर वोटिंग सिस्टम मौजूद है, और किसी भी मुल्क को अगर लोन चाहिए तो उसे 85% वोट लेने हैं, और सिर्फ 17% वोट जो हैं वो यूएसए के हैं। तो अगर पूरी दुनिया जितने भी इसके मेंबर हैं वो सारे यस में वोट कर दें तो तब भी वो 83% होंगे। तो इट मींस यहाँ पे हेजमोन है यूएसए, जिसको यूएसए ने हाँ करनी है तो उसकी चीजें, जैसे हमारा प्रॉब्लम चल रहा है तो उसकी मेजर रीजन यही है, इसका वोटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जो भी वो बातें मनवाना चाहते हैं वो इसको मनवाते हैं। तो ये वोटिंग सिस्टम जो इसका एक मैकेनिज्म के मुताबिक ये चलता है। फिर बात होती है वी आर द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये किसके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है? ये सवाल एज इट इज इसी तरह से आ चुका है, वी आर द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये यूएनओ का है। बस यहीं पे हम गलती कर जाते हैं, यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है वी आर द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, नॉट यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर इसको हम यूनाइटेड स्टेट्स कर दें तो वो उसका प्रियम्बल बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का। तो दोनों की वर्डिंग सेम है, बस यहाँ पर जो है ये वर्ड मुख्तलिफ है। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, हमेशा सवाल को सोच समझ के करना है। क्लियर है? और पहला ऑप्शन ही यूएसए होगा वहां पे। अगर वो ये सवाल देता है यूनाइटेड नेशंस वाला ही, ये किसका जो है वो प्रियम्बल है, और ए ऑप्शन वहां पर मौजूद हो यूएसए, और हमने जो है फटाफट ए ऑप्शन लगाना है। और एक नंबर तो गया गया, 0.25 भी साथ गए। ओके है ये? तो इसको भी जरा देखभाल के लगाना है। तो यूएसए का भी इसी तरह से है, यहाँ पर उनका लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये उनका बन जाएगा। यूनाइटेड नेशन होगा तो ये यूएनओ का बन जाएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल अगर हम एक या दो सवाल अगर आ रहे हैं तो एक सवाल तो डेफिनेटली वो इसी का होगा। तो ये पूरी डिटेल में है, इसका मैकेनिज्म, इसके कितने हेड्स हैं, उनके फंक्शन किस तरह से हो रहे हैं, जरा हम इसको देखते हैं। अब सबसे पहला जो इसका आइडिया है, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, यूएसए के प्रेसिडेंट विंस्टन चर्चिल, 1942 में पहली बार प्रोपोगेट किया गया और यूनाइटेड नेशन का नाम भी रख दिया गया। तो पहला सवाल तो यही आता है कि इसका नाम किसने रखा? प्रपोज्ड बाय प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, और फिर बाद में जो है इसको साइन किया जाता रहा और ये सारी चीजें इसमें हुई। अब ये इसमें जैसे ये मैंने कहा कि जो रोजवेल्ट वाला ये सवाल हो गया। अब उसके बाद इसका चार्टर साइन होता है सैन फ्रांसिस्को में, 26 जून 1945। 24 अक्टूबर सबको याद होता है, इसमें हम भूल जाते हैं। चार्टर इसका पहले साइन हो रहा है 26 जून 1945 को। सिग्नेटरीज कितने थे? 50 या 51? अब ये सवाल पे डिपेंड करता है कि जो है वो सवाल वो पूछ क्या रहा है। जो उस वक्त प्रेजेंट थे वो 50 थे, और बाद में जो है वो पोलैंड ने इसको साइन किया, लेकिन इसको भी जो है वो फाउंडिंग फादर में ही कंसीडर किया जाता है, इसीलिए हम कलेक्टिवली इसको 51 लिखते हैं। क्लियर है? अगर उसने सिंपल पूछा हुआ है सिग्नेटरीज कितने हैं तो जवाब 51।
अगर उसने स्पेसिफिक कर दिया है कि शायद इनमें से कोई ना हो, तो फिर हमारा जवाब 50 हो जाएगा। और बाद में पोलैंड, अगर वो पूछ लेते कि बाद में किसने साइन किया लेकिन उसको हम अर्ली मेंबर मानते हैं, तो वो पोलैंड है। क्लियर है ये बात? तो ये 50 और 51 की कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम ये दोनों क्यों लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका पर्पस वही है, इसमें पीस है, प्रोस्पेरिटी है, जस्टिस है, ये सारी चीजें, और वर्ल्ड वॉर 3 से अवॉइड करना, जिससे ये अब तक अवॉइड करती आ रही है। और इसका मोटो इट्स योर वर्ल्ड, और इस पे ये वर्क कर रही है। अब जरा आए फाउंडेड ऑन, अब ये हमारे पास है 24 अक्टूबर। तो उसी दिन ही हम जो है वो 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाते हैं। फाउंडिंग मेंबर्स 51। अब देखें, कलेक्टिव बात कर रहे हैं, पीस, मेनली पीस और वर्ल्ड टू अवॉइड वर्ल्ड वॉर 3। अब तो इसके फंक्शन बहुत ज्यादा हो गए हैं, और इस वक्त जो है वो 193। और ऑब्जर्वर स्टेट कौन सी है? दो ऑब्जर्वर हैं, एक तो दुनिया की सबसे छोटी वेटिकन सिटी प्लस फलस्तीन। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस 6। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। एक तो या तो डायरेक्ट हमसे वो पूछ ले कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, 6, जवाब ठीक हो गया। दूसरा, वो ये करता है कि बजाय इसके कि वो कहता है कि आप इसमें से आइडेंटिफाई करें कौन सी इसकी लैंग्वेज नहीं है। मतलब 3 तो वो इन्हीं में से देगा, सिंपल याद कर सकते हैं आप, फेसर्स, फ्रेंच है, अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, रशियन है और स्पेनिश है। अब उसका सवाल ये होता है कि इनमें से आपने आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी इसकी का, एक कोई और डाल देगा, इटालियन डाल देगा, जर्मन डाल देगा। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ ये पता हो कि 6 हैं, ये भी पता हो कि 6 कौन कौन सी हैं। क्लियर है? इनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाता है, इनको फुल मेंबरशिप नहीं होती, इनकी वोटिंग नहीं हो रही होती। तो मेनली तो वोटिंग का इशू होता है। अब आते हैं इसके प्रिंसिपल ऑर्गन। अब इसके टोटल प्रिंसिपल ऑर्गन करंटली कितने हैं? वो पाकिस्तान अफेयर में हो जाएगा उसका, वो 30 नंबर वाला 5। और ओरिजिनल इसके कितने थे या अर्लियर कितने थे? 6। तो जनरल असेंबली है, जिसको हम पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल है, मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है इसका। फिर उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, सेक्रेटरीट है जो एक दफ्तर टाइप आप कह लें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और ट्रस्टीशिप काउंसिल है जो इस वक्त सीज हो चुकी है और ये वर्क नहीं कर रही। तो ये 5 वर्क कर रहे हैं। तो ना सिर्फ इसके ये ऑर्गन्स, बल्कि इनके इन डेप्थ क्वेश्चन भी जो है वो उनको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी मोस्ट पावरफुल सिक्योरिटी काउंसिल। इसके 2 टाइप के मेंबर हैं, एक परमानेंट है, एक नॉन परमानेंट है। तो परमानेंट हमारे पास हो गए 5, जिनको हम P5 बोलते हैं, जिनके पास वीटो पावर मौजूद है। इनको आपने खुद सर्च आउट करना है कि 5 कौन कौन से हैं। और जो नॉन परमानेंट है ये होते हैं 10, और इनको इलेक्ट किया जाता है 2 इयर्स टर्म के लिए। प्रोपोर्शनेट बेसिस होती है, वो यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज में नहीं आते कि उनकी जो है वो डिवीजन किस तरह से। तो बस 10 नॉन परमानेंट हैं, 2 साल की उनकी टर्म होगी। और पाकिस्तान कितनी बार बन चुका है? 7 टाइम्स, एग्जैक्टली 7 टाइम्स। और सबसे ज्यादा जापान है, ब्राजील, और ये सारे जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये हमने पाकिस्तान का ही याद रखना है। और इंडिया जो है इसकी अभी जो है मेंबरशिप इसकी एंड होनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली में ये, इसको हम पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, पूरी दुनिया की पार्लियामेंट है। इसमें सबको इक्वलिटी दी हुई है, सब स्पीच कर सकते हैं।
इसके मेंबर बनने के लिए जाहिर सी बात एक सॉवरन होना लाजमी है और सारे जो है उसको 2/3 मेजोरिटी से वोट दें। जब पाकिस्तान ने अप्लाई किया था तो अपोज्ड बाय ओनली वन स्टेट, और रीजन इसकी अफगानिस्तान की, इसने विड्रॉ कर लिया था बाद में ड्यूरेंट लाइन की वजह से। और इसका इजलास कब होता है? हर साल सितंबर के महीने में। और सबसे पहली स्पीच किसकी होती है? दूसरी तो जाहिर सी बात है होस्ट है यूएस से, वही करता है। यूएसए की दूसरी होती है। ठीक है। फर्स्ट इसमें आई थिंक सो ब्राजील की है। वॉलंटरीली जब इसमें स्टार्ट में कोई नहीं, ये प्रेजेंटेशन वाला हाल था, जब इसको बिल्कुल इसके जो है वो इनिशिएटिव लिए गए तो कोई भी उसमें स्पीच करना नहीं चाह रहा था कि इसके अंजाम क्या होंगे, हम कैसे खुल के बयान करें। तो ब्राजील ने हिम्मत पकड़ी, तो तब से जो है वो इसी को ही जो है वो फर्स्ट प्लेस दी गई है। और उसके बाद जो है मेजबान मुल्क यूएसए है तो उसकी स्पीच होती है। 193 मेंबर्स हैं सारे के सारे। अब्दुल्ला शाहिद साहब ने 76 सेशन किया। उसके बाद कसाबा ने जो वो हंगरी से ताल्लुक रखते हैं 77। और इनकी टर्म कितने साल की होगी? अब हर साल ये चेंज हुए हैं तो 1 ईयर की। अब इंडिया और पाकिस्तान, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया से जो है विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट वुमेन भी थी, इन्होंने चेयर किया था 1953 में। और पाकिस्तान की तरफ से सर जफरुल्लाह खान ने 1962 में फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी थे। और ये सारी चीजें थी और 1 ईयर की टर्म थी। तो ये दोनों भी याद रखने, एक एक ही हैं तो, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द हैग नीदरलैंड्स में ये मौजूद है। और टोटल जजेस इसके कितने हैं, इसकी टर्म कितनी है? टोटल जजेस हैं इसके 15। अब 15 में भी डिवीजन है, वही सिक्योरिटी काउंसिल वाली। 5 तो इसके P5 से आएंगे और 10 अलहदा होंगे। और टर्म इसकी होगी 9 ईयर की, दोबारा भी इलेक्ट हो सकते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से कितने जजेस बने हैं? ओनली 1। और ये याद रखना आसान है कि ये साहब भी जो है वो हमारे पास सर जफरुल्लाह साहब ही थे, जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और यहाँ भी चेयर किया। तो इन्हीं का नाम एक ही याद रखना, चलेगी हमारे पास आसानी हो गई। नेक्स्ट आते हैं सेक्रेटरी जनरल पे। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो इस वक्त इंटीग्रेटर्स मौजूद हैं पुर्तगाल से, इनका नंबर कौन सा है? 9th। इट मींस 8 इनसे पहले आए हैं। बस इंटेलेक्चुअल वही होंगे, अब इस पे तो कुछ नहीं कह सकते। तो ट्राइगिब लाई ये फर्स्ट थे। इसके 4-5 सवाल और एज असाइनमेंट जो है वो मैं सेंड करूंगा। और फर्स्ट एशियन यूथ फ्रंट, इनके हवाले से जो है वो कई बार ये सवाल, ये इवन इस 2022 में भी ये पूछे गए हैं। तो ये दोनों जो है वो इसमें याद रखने हैं, म्यांमार बर्मा से। और इनका फिर ताल्लुक जो है वो पुर्तगाल से। ये उससे पहले UNHCR में ये उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उससे पहले अपने मुल्क के ये PM थे। तो ये सारे फिर इनका पाकिस्तान का विजिट। और ये इसके बाद जो है ये हमारे पास टोटल जो रिमेनिंग 8 हैं, इनके अलावा ये उनकी टर्म है। बान की मोन साहब काफी इंपॉर्टेंट रहे पेरिस एग्रीमेंट के हवाले से, कुछ है। अब इनकी टर्म 2 टाइम्स होती है। सिर्फ एक ऐसे हैं जिनकी एक मिले, और एक ऐसे भी हैं जिनकी डेथ हुई प्लेन क्रैश में। तो ये मैं रिटर्न में भेज दूंगा, इनको आपने खुद सर्च आउट करना है, तो ये काम आप पे छोड़ते हैं। ठीक है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ऐसा है। उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसकी हमने बात की कि इसने जो है वो 1994 से काम करना छोड़ दिया है। तो इसने जो है वो कॉलोनाइजेशन के हवाले से वर्क करना था, वो कॉलोनीज सॉवरन हो गई तो इसका काम भी एंड हो गया। तो इसको जो है वो साइड पे कर दिया। उसके बाद हमारे पास है FAO। अब इसका एक तो एब्रीविएशन कई बार आ चुका है, फूड एंड एग्रीकल्चरल। फूड वाली जितनी भी होंगी इनका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे होगा? रोम।
इटली में। अब इसमें खाने पीने वाला दिन जो है 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे इसी की वजह से मनाया जाता है। 45 हेडक्वार्टर इसका हो गया रोम में, और इसने फूड और एग्रीकल्चर इसकी डेवलपमेंट पे रिसर्च करनी है और उन हवाले से इसने काम करना है। नेक्स्ट यूनेस्को। अब इनके एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट है। 1946 में इसकी फाउंडेशन हुई और इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट विजिटेड जगह कौन सी है दुनिया में, जिस शहर में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं? एफिल टावर, पेरिस। तो इसके इंपॉर्टेंट होती हैं कि उनको हेरिटेज करार दिया जाता है, तो उस हवाले से ये पेरिस में मौजूद है। इसका पर्पस सिंपल प्रोटेक्शन और ये जितनी भी चीजें हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अरब लीग, 1945, और हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा इसका? अरब कंट्रीज में ही होगा किसी में। अब ये तो यूरोप में जाने से रहा। कायरो, कायरो इजिप्ट। और है वो इसका ईयर ही इंपॉर्टेंट है, या फिर इसका जो है मेनली हेडक्वार्टर इसका टारगेट किया जाता है, और ऐसा जिसमें ये नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास यूनिसेफ। अब इसको तो कई बार देखते हैं, पाकिस्तान में बहुत इमदाद होती है इसके हवाले से। तो एक तो इसका एब्रीविएशन, दूसरा इसका फाउंडिंग ईयर, और इसका हेडक्वार्टर। बच्चे हैं तो न्यू न्यू है न्यूयॉर्क में, तो इसको आप जरा खुद देख लें। 1946 ठीक है। आईएसओ, ये वैसे 1947 में बनी, जिस साल पाकिस्तान में बना वो स्टैंडर्ड के हवाले से आप इसको रिलेट कर लें, लेकिन जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ये एब्रीविएशन की हद तक ही है कि एब्रीविएशन इसका है, और वैसे इसका ईयर 1947, और इसको हम मेडिसिन में कर चुके हैं। जिनेवा में उसको स्टैंडर्ड की जो है वो मेडिसिन भी मिली, तो जिनेवा बेस। नेक्स्ट आईसीएओ। अब ये एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 47 की है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, ये मॉडिशन के हवाले से। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका एब्रीविएशन है। अब ए से जो है वो एविएशन या एग्रीकल्चर, इस तरह से वो चीजें रिलेट करता है। तो इनको जो सिंपल तरीका कार ये होता है कि आप नोट्स हमेशा हैंड रिटन बनाएं इसके, और खुद एक बार इनको लिखें। और सिविल एविएशन डे जो है वो 7 दिसंबर को जो है एग्जैक्टली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट हमारे पास है गेट। अब गेट रिप्लेस हो चुका है, और इसके रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन पिछले साल भी 2-3 आ चुके हैं। ये 47 में था, और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के फ्री फ्लोटिंग होनी चाहिए, जिसकी हम आज बात करते हैं। बैरियर कम होने चाहिए, चीजें फ्लो करें, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी सारी तबाह हो गई। तो इसको रिप्लेस किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO से, तो ये रीनेम हो गई 1995 में। तो ये उसी हिसाब से चलती है। तो इसका जो है वो कैट का एक एब्रीविएशन जो है वो आपने याद रखना है। अब आ जाए जरा इस पे, WHO। ये बहुत रही है इसमें एग्जाम के हवाले से। इसका फाउंडिंग ईयर WHO का 1948, और वर्ल्ड हेल्थ डे, हेल्थ का जो दिन है, आलमी सेहत का दिन, वो 7 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जा सकता है। डिक्लेयर करना है, डिजीज के हवाले से चीजें करनी है, वो सारी की सारी इसी से अटैच हैं। जस्ट लाइक कोविड को पेंडेमिक डिक्लेयर किया, मंकी पॉक्स है, या और कोई इसमें बीमारियां हो रही हैं तो उस पर रिसर्च उनकी डिक्लेयर करना, वो सारा इसी का काम है। नेक्स्ट हमारे पास है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949। अब इसके जो है वो मेंबर स्टेट, हेडक्वार्टर ब्रसल्स,
और नेचर जो है वो मिलिट्री। ये अक्सर पूछते हैं इसकी नेचर कैसी है, तो ये मिलिट्री अलायंस है। अब पहले हमने जितनी भी बात की वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही थी, लेकिन ये जो है वो मिलिट्री के लिए जो जंगी मशकें हैं वो उस हवाले से ये जो है बेचारी बड़ी फेमस है। अब इसमें देखें, इसमें 1949 मिलिट्री, 30 ब्रसल्स और पाकिस्तान नॉन नेटो अलाय रहा। इसराइल है सबसे बड़ा नॉन नेटो अलाय, तो ये काफी न्यूज में ये रहती है, और नेटो की सप्लाई चेन और ये सारी चीजें हमारी न्यूज में भी रही। और न्यू मेंबर्स फिनलैंड और स्वीडन ने इसको अप्लाई किया, बट अभी तक इनका अप्रूवल नहीं हुआ। और यूक्रेन क्राइसिस जो सारे का सारा चल रहा है वो भी बेसिकली इसी वजह से चल रहा है कि वो इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है और वो इसका मेंबर बनना चाहता है। तो ये सारा प्रॉब्लम भी, जितने भी ये रशिया का और यूक्रेन का इसमें क्राइसिस चल रहा है, उसकी मेजर रीजन भी यही नेटो है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका अमूमी तौर पे जो है वो हेडक्वार्टर 1950 में बनी। और लाहौर रेजोल्यूशन किस डेट को हुई थी? वैसे कल है 23 मार्च। इसमें जाते हैं 23 मार्च 1950, और जिनीवा स्विट्जरलैंड में ये मौजूद है, और इसका एब्रिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल यूनियन। अब आ जाए जरा जी इन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास सीटो और सेंटो। सबसे पहले कोई 54 में, और एक बनी है 1955 में। इसको रिवर्स अल्फाबेट्स में याद रखना। जो अल्फाबेट पहले है ये बाद का है, और जो बाद वाला है ये पहले। तो ये रिवर्सल में याद रखनी है, बस इतना याद रखें, जब एक याद हो जाएगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली उसी के साथ बेचारी हो जाएगी। और दूसरा, इनके जो अदर नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा इस पे आए। ये तो इसमें पाकिस्तान का हो गया 1954, और इसका दूसरा नाम क्या होगा सीटों का? एक हमारे पास बगदाद पैक्ट मौजूद है। एक मनीला पैक्ट मौजूद है। एक मीटो मौजूद है। इसको वैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया था कोई 2-3 मिनट में। ठीक है, तो इसका पर्पस जो है वो मेनली एंटी कम्युनिज्म। चाइना ने जो है वो 1977 में काम करना छोड़ दिया, और पाकिस्तान ने फॉर्मली, अच्छा ठीक, मीटो, और ये 73 में जो है वो इससे लेफ्ट किया। एग्जैक्टली सेंटो ये हमारे पास, उसके बाद जो है वो सेंटो, इट इज आल्सो कॉल्ड मीटो। तो 1959 55, और इसने भी खान ने इसको जो है वो बाद में खैर बाद कहा एज कंपेयर टू सीटो। तो यहाँ पर इसकी जो डिटेल है ये सारी जो है इसको डिसॉल्व कर गया 1979 में, और पाकिस्तान तो खैर इससे पहले ही जो है वो विड्रॉ कर चुका था। लेकिन सीटो जो है वो अक्सर जो है वो एग्जाम में इनके नेम, इनके फाउंड, ये इवन पीएमएस के एग्जाम में भी था लास्ट टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स में। और बगदाद पैक्ट ये सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है IAEA। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एक तो इसका एब्रिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट, बेस्ड इन वियना ऑस्ट्रिया, 1959। और अक्सर जो है वो ईरान में कभी चेक करने आ रहे हैं, और ये सारी चीजें, तो जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो रही है तो उसको कंट्रोल करना है, उस हवाले से ये काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नासा। अब नासा जाहिर ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसा नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूट है, वाशिंगटन DC बेस करता है 1958। और जितने भी वेनस और मार्स, सन, इनकी जो रिसर्च हो रही है उनके हवाले से ये काफी हमारे
हमारे पास, तो इसका एब्रिविएशन और इसका फाउंडिंग है वो हमारे पास पर्पस मौजूद है। नेक्स्ट है ओपेक। अब ओपेक स्टैंड्स फॉर, ये आप जरा खुद देख लेना है इसको, ये नोट्स में वैसे लिखा होगा 1960। हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? फाउंडेड इन बगदाद, जहां पे एटॉमिक वाले हैं वहीं पे पेट्रोल वाले पहुंचे हुए हैं, और मेनली जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है। अब इसके स्टेट जो है वो है 13, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसका सवाल भी जो आता है कि नॉट मेंबर, और अक्सर वो यूएसए को इंक्लूड करता है। आज आई थिंक सो नेट का इशू है, मुझे भी शो हो रहा था इसमें। अब ठीक है, तो कौन कौन से मेंबर्स नहीं हैं, ये सारे इसमें जो है वो, ये जो इसमें हमारे पास अरब कंट्रीज हैं, ये मेनली इसके मेंबर्स हैं। अमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मेनली लंदन हेडक्वार्टर, ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये वर्क कर रही है। और इंडिविजुअल के लिए और फ्रीडम के लिए, सच के लिए, इन सब के लिए ये वर्क करती है। नेक्स्ट है यूनाइटेड। यूनाइटेड ऐसा कभी एग्जाम में जो है वो डायरेक्टली तो इसने नहीं पूछा। 1964 में इसकी जो है हुई, और ये जिनीवा बेस में ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको हमने डिस्कस किया है। लेकिन एक और सवाल आया, फ्रॉम द ग्रेटर लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन, रिपोर्ट इशूड बाय, यूनाइटेड। तो इसकी रिपोर्ट्स के हवाले से एक सवाल आया था, तो ये इसमें रिपोर्ट्स जो है वो इसने इशू की थी। नेक्स्ट हमारे पास है एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966, और मनीला फिलीपाइंस में ये मौजूद है। इसमें इतना ही सवाल हमारे पास आता है। यूनाइडो, ये एब्रिविएशन के हवाले से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल बिजनेस, ये मेनली इसका पर्पस है, और ये यूएनओ के अंडर ही जो है जेर साया जो है ये वर्क कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आसियान जो है 1967 से ये वर्क कर रही है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? जकार्ता, और मेंबर्स 10। जब हम इसका मैप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आई थिंक ईस्ट तैमूर जो है वो इसका मेंबर नहीं है, बाकी सारे के सारे जो है वो इसमें वो हो गए, ऐड हो गया ईस्ट तैमूर इसका। अच्छा, मैंने अभी इसको नहीं पढ़ा ईस्ट तैमूर। चलिए इसको कंफर्म कर लीजिएगा, अप्लाई कर दिया या फाइनल हो गया, क्योंकि इसके मेंबर 10 नहीं थे आज तक, मुझे ऑफिशियल मैंने खैर नहीं देखा। तो 10 थे, अगर ईस्ट तैमूर इसका मेंबर नहीं था तो फाइनल नहीं हुआ, जब वो हो जाएगा तो कौन सा इसमें ईस्ट एशिया का कंट्री जो है वो नहीं है, तो हेडक्वार्टर तो इसका जो है वो जिद्दा में है। वाइस इशू, और इस पे जो है वो इसका ईयर और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, 57 मेंबर्स हैं, और इसकी लैंग्वेज कितनी है? 3। कौन कौन सी हैं, तो उनको जरा आप सर्च आउट कर लीजिएगा। इशू यहाँ पे वैसे नहीं आ रहा इसका, अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन का जो पॉपुलेशन फंड है। अब इसमें जो है वैसे लिखते हैं UNFPA,
लेकिन जब एब्रीविएशन में वो पूछता है तो यहाँ पर एक कम हो जाता है, तो या ऐसे को रिलेट नहीं करता, तो इसमें कंफ्यूजन होती है पेपर में। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इट वाज फाउंडेड इन 1969, आई थिंक सो, ऐसे ही होगा। और हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क।